आज हमारे पास जो अलग-अलग स्रोत हैं, वो देखने में काफी बिखरे हुए लग सकते हैं। कला, खेल, इतिहास, विज्ञान, संसद। हाँ, मतलब सब कुछ एक साथ। बिल्कुल। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो इन सबको एक धागा जोड़ता है, अदृश्य नियम। वो नियम, कायदे और सिद्धांत जो हमारी दुनिया को आकार देते हैं। बिल्कुल सही कहा। आज हम इसी की पड़ताल करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे वॉलीबॉल कोर्ट पर खेल के नियमों से लेकर देश चलाने वाले संसद के कानूनों तक। हाँ, और यहाँ तक कि ब्रह्मांड को चलाने वाले विज्ञान के सिद्धांत भी, सब कुछ एक तरह की रूल बुक पर ही चलता है। तो चलिए इस रूल बुक के अलग-अलग पन्ने पलटते हैं। शुरुआत कला और संस्कृति से करते हैं। क्या यहाँ भी नियम होते हैं, जैसे शास्त्रीय नृत्य में? अरे बहुत ज्यादा। हमारे स्रोतों में भारती शिवाजी का जिक्र है, जो मोहिनी अट्टम से जुड़ी हैं। ये मोहिनी अट्टम आखिर है क्या? मोहिनी अट्टम केरल का एक बहुत ही सुंदर और लास्य से भरा नृत्य है। और हाँ, इसमें भी सख्त नियम होते हैं। अच्छा। जी, एक पूरी ग्रामर है। हर मुद्रा, हर भाव का एक तय मतलब है। भारती शिवाजी ने इसे मशहूर किया, लेकिन इसकी नींव कह सकते हैं कलामंडलम कल्याणी अम्मा जैसे गुरुओं ने रखी थी, जिन्हें इस कला की माँ भी कहा जाता है ना? बिल्कुल। उन्होंने रागिनी देवी और कनक रेले के साथ मिलकर इस नृत्य के बिखरे हुए नियमों को फिर से सहेजा और इसे एक तरह से पुनर्जीवित किया। मतलब हर शास्त्रीय नृत्य की अपनी एक अलग नियम किताब है। जैसे कथक के लिए बिरजू महाराज या मणिपुरी के लिए झावेरी बहनें, ये सब एक खास कोड या लैंग्वेज में ही तो बात कर रहे होते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। हर नृत्य एक भाषा है और उसके कलाकार उस भाषा के व्याकरण को साधते हैं। झावेरी बहनों ने गुरु बिपिन सिंह से मणिपुरी नृत्य के नियम सीखे और ये नियम ही तय करते हैं कि कौन सा भाव कैसे दिखाया जाएगा, शरीर की गति कैसी होगी। ये नियम इतने गहरे होते हैं कि कभी-कभी ये डांस और युद्ध कला के बीच की लकीर को भी धुंधला कर देते हैं। युद्ध कला, ये तो बड़ा दिलचस्प कनेक्शन है। हाँ, हमारे स्रोतों में मणिपुर के खाम्बा थोइबी का भी जिक्र है। क्या इसका कोई संबंध इससे है? सीधा संबंध है। खाम्बा थोइबी जैसी कई कलाएं हैं जो असल में मार्शल आर्ट्स और नृत्य का संगम है, जैसे केरल का कलारीपयट्टू। अच्छा, कलारीपट्टू। हाँ, इसे कई लोग दुनिया की सबसे पुरानी मार्शल आर्ट्स में से एक मानते हैं। दावा तो यहाँ तक किया जाता है कि ये कई एशियाई मार्शल आर्ट्स की जननी है। ये दावा तो काफी बड़ा है कि ये सब मार्शल आर्ट्स की माँ है। इसका कोई ऐतिहासिक आधार है या ये एक सांस्कृतिक मान्यता ज्यादा है? ये दोनों का मिश्रण है। ऐतिहासिक रूप से इसके तार बहुत पुराने हैं और इसकी तकनीक, जिसमें हथियार और बिना हथियार के लड़ना शामिल है, बहुत विकसित है। कई शोधकर्ता मानते हैं कि बौद्ध भिक्षुओं के जरिए ये तकनीकें चीन और दूसरे देशों तक पहुंची। तो ये सिर्फ एक कला नहीं, बल्कि शारीरिक अनुशासन का एक पूरा सिस्टम है, जिसके अपने नियम हैं, उड़ीसा के पाइका और पंजाब की गतका की तरह। वाह! कला के नियमों से अब हम उन नियमों पर आते हैं जो खेल के मैदान पर लिखे होते हैं। वॉलीबॉल की बात करते हैं। जरूर। हम सब ने कभी ना कभी खेला है, लेकिन इसके नियम बने कैसे? कहाँ से आई इसकी पहली ऑफिशियल रूल बुक? इसकी कहानी अमेरिका से शुरू होती है। 1895 में YMCA के जी मॉर्गन ने इसे बनाया। वो एक ऐसा खेल चाहते थे जो बास्केटबॉल जितना थकाने वाला ना हो। अच्छा। और पहली रूल बुक भी वही प्रकाशित हुई। तब से ये खेल पूरी दुनिया में फैल गया और 1964 में ओलंपिक का हिस्सा भी बन गया। और मुझे लगता है कि ये नियम ही है जो इसे इतना सटीक और प्रतिस्पर्धी बनाते हैं। हमारे पास कुछ आंकड़े हैं, जैसे कोर्ट का साइज 18x9 मीटर, पुरुषों के लिए नेट की ऊंचाई 2.43 मीटर और महिलाओं के लिए 2.24 मीटर। ये कुछ सेंटीमीटर्स का फर्क क्यों? ये बहुत जरूरी सवाल है। ये फर्क खेल को निष्पक्ष बनाने के लिए है। अच्छा। औसतन की शारीरिक क्षमता और उछाल ज्यादा होती है, तो नेट की ऊंचाई बढ़ाकर खेल को ज्यादा चुनौतीपूर्ण बनाया जाता है। वहीं महिलाओं के लिए थोड़ी कम ऊंचाई रखकर यह सुनिश्चित किया जाता है कि खेल की गति बनी रहे। वाह! मतलब छोटी-छोटी चीजों पर ध्यान दिया गया है। बिल्कुल। ये छोटे-छोटे नियम ही खेल के पूरे डायनामिक्स को बदल देते हैं। यहाँ तक कि गेंद का वजन भी 250 से 270 ग्राम के बीच तय है, ताकि हर शॉट का अंदाजा लगाया जा सके। यानी हर नियम के पीछे एक लॉजिक है। बास्केटबॉल में भी ऐसे ही होगा। 5 खिलाड़ी, 5 अलग-अलग पोजीशन, पॉइंट गार्ड, शूटिंग गार्ड, सेंटर, ये सब क्या है? ये भी खेल के नियम का ही हिस्सा है। ये खेल के लिखे हुए नियम तो नहीं, पर कह सकते हैं कि रणनीति के अलिखित नियम है। अच्छा, अलिखित नियम। जैसे शतरंज में हर मोहरे का एक काम तय होता है, वैसे ही बास्केटबॉल में हर खिलाड़ी की एक भूमिका होती है। पॉइंट गार्ड टीम का दिमाग होता है जो खेल बनाता है।
सेंटर दीवार की तरह बास्केट की रक्षा करता है। ये भूमिकाएं इतनी स्थापित हो चुकी हैं कि अब ये खेल के सिस्टम का ही हिस्सा है। ये दिखाता है कि कैसे नियमों के अंदर भी खिलाड़ी अपनी रणनीति के नए नियम बनाते हैं। और जब खिलाड़ी इन सभी नियमों में महारत हासिल कर लेते हैं तब उन्हें पहचान मिलती है, जैसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। बिल्कुल। हमारे नोट्स में जिक्र है कि रानी रामपाल इसे पाने वाली पहली महिला हॉकी खिलाड़ी थीं। एक ऐसे खेल में जहां पुरुषों का दबदबा रहा हो, उनका ये पुरस्कार जीतना जरूर एक बड़ा मील का पत्थर रहा होगा। बिल्कुल। ये सिर्फ एक पुरस्कार नहीं था, बल्कि एक तरह से नियमों को बदलने जैसा था। इसने दिखाया कि महिलाएं भी हॉकी में सर्वोच्च स्तर पर पहुंच सकती हैं। वैसे ये पुरस्कार 1991-92 में शुरू हुआ था और सबसे पहले विश्वनाथन आनंद को मिला था। अच्छा, विश्वनाथन आनंद। जी, और 2021 में इसका नाम बदला गया और इनामी राशि भी 25 लाख रुपए कर दी गई। ये पुरस्कार खेल की दुनिया में उत्कृष्टता के नियमों को सम्मानित करता है। खेल और कला के नियमों से अब हम कहानियों की दुनिया के नियमों पर आते हैं। जरूर। हमारे पास अभिनेताओं की आत्मकथाओं की एक लिस्ट है, जैसे गुलशन ग्रोवर की बैडमैन, दिलीप कुमार की द सब्सटेंस एंड द शैडो। ये किताबें सिर्फ जिंदगी की कहानियां हैं या इनमें भी कोई पैटर्न या नियम दिखता है? यहाँ एक बहुत दिलचस्प पैटर्न दिखता है जो बताता है कि एक स्टार होने के नियम कैसे बदले हैं। दिलीप कुमार या देवानंद की आत्मकथाएं देखिए। रोमांसिंग विद लाइफ। हाँ, वे एक रहस्य और एक सिनेमाई विरासत के बारे में थी। उनकी जिंदगी पर्दे के पीछे की एक पहेली जैसी थी। और आज की किताबें, जैसे प्रियंका चोपड़ा की अनफिनिश्ड या मनोज वाजपेयी की द डेफिनेटिव, ये बिल्कुल अलग है। ये संघर्ष की, मेहनत की और एक ग्लोबल ब्रांड बनाने की कहानियां हैं। ये दिखाते हैं कि आज का स्टार सिर्फ एक कलाकार नहीं बल्कि एक उद्यमी भी है। ट्विंकल खन्ना की मिसेस फनी बोन्स या गौरी खान की माय लाइफ इन डिजाइन को देखिए। ये दिखाती हैं कि अब स्टारडम की परिभाषा सिर्फ अभिनय तक सीमित नहीं है, तो कहानी कहने के नियम भी समय के साथ बदल रहे हैं। मतलब अब कहानी स्टार की नहीं बल्कि उसके सफर की होती है। ये हमें एक बड़े कैनवास पर ले जाता है, देश को चलाने वाले नियमों की ओर। भारतीय संसद। हमारे स्रोतों के मुताबिक लोकसभा का पहला आम चुनाव 1952 में हुआ था। ये तो भारतीय लोकतंत्र की रूल बुक लिखे जाने के बाद पहला बड़ा इम्तिहान रहा होगा। ये इम्तिहान से कहीं ज्यादा था। ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का जन्म था। 17 अप्रैल 1952 को लोकसभा बनी और 13 मई को पहला सत्र शुरू हुआ। और पहले स्पीकर थे जीवी मावलंकर जी, जिन्हें लोकसभा का पिता भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने ही सदन की कार्रवाई के कई नियम और परंपराएं स्थापित किए। ये वही नियम है जो आज भी संसद को चलाते हैं। और अब तो हमारे पास नया संसद भवन भी है। त्रिकोणीय आकार, लोकसभा में 888 सीटें, राज्यसभा में 384। जी, लोकसभा की थीम मोर और राज्यसभा की कमल। ये सब सिर्फ डिजाइन है या इसका भी कोई गहरा मतलब है? नहीं, ये सिर्फ डिजाइन नहीं, ये भविष्य के भारत का प्रतीक है। सीटों की संख्या बढ़ाना ये दिखाता है कि भविष्य में जब भी निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण होगा, हमारे पास पर्याप्त जगह होगी। अच्छा। इसका त्रिकोणीय आकार भी कई संस्कृतियों में पवित्र ज्यामिति का प्रतीक है। और मोर और कमल जैसी थीम राष्ट्रीय प्रतीकों के जरिए इमारत को एक सांस्कृतिक पहचान देती है। इसे 28 मई 2023 को खोला गया और इसके वास्तुकार बिमल पटेल हैं। चलिए, संसद के अंदर के नियमों को समझते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? हमारे स्रोतों में एक बहुत भारी भरकम शब्द है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व। हाँ, ये सुनने में बहुत जटिल लगता है। इसे जरा आसान भाषा में समझाएंगे? जरूर। इसका सिद्धांत उतना ही सरल है। इसे एक प्राथमिकता वाली वोटिंग समझिए। प्राथमिकता वाली वोटिंग? हाँ, हर राज्य के विधायक जो राज्यसभा सांसद चुनते हैं, वो अपनी पसंद के उम्मीदवारों को रैंक करते हैं। ये मेरी पहली पसंद, ये दूसरी, ये तीसरी। अच्छा, तो इससे फायदा क्या होता है? इससे ये सुनिश्चित होता है कि छोटी पार्टियों के वोट बर्बाद ना हो और उन्हें भी अपनी संख्या के अनुपात में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व मिले। ये सिर्फ विजेता सब कुछ ले जाता है वाला सिस्टम नहीं है, बल्कि ये राज्य की विधानसभा में मौजूद अलग अलग राजनीतिक आवाजों को राष्ट्रीय स्तर पर एक मंच देता है। ये संतुलन बनाने वाला एक बहुत ही शानदार नियम है। ये तो हुई नियमों को बनाने की बात, लेकिन जब कोई सदस्य नियम तोड़ता है तब क्या होता है? राज्यसभा में एक आचार समिति या एथिक्स कमेटी होती है। जी। इसे कौन बनाता है और इसका काम क्या है? इस समिति का गठन राज्यसभा के सभापति करते हैं, जो देश के उपराष्ट्रपति भी होते हैं। और इसका काम सांसदों के नैतिक और सदाचारी आचरण के नियमों की निगरानी करना और शिकायतों की जांच करना है।
ये संसद की अंतरात्मा के प्रहरी की तरह हैं। संसद की बात हो गई, अब थोड़ा टाइम ट्रैवल करते हैं और इतिहास के पन्नों में चलते हैं। चलिए। यहाँ देखते हैं कि कैसे नियमों के एक बदलाव ने पूरे देश की किस्मत बदल दी। 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी के अधिकार मिले। ये क्या थे और किसने दिए? ये अधिकार मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने दिए थे, और ये कोई मामूली अधिकार नहीं थे। 1764 की बक्सर की लड़ाई में हार के बाद इलाहाबाद की संधि के तहत कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में टैक्स वसूलने का अधिकार मिल गया। एक व्यापार करने वाली कंपनी अब शासक बन गई। मतलब? ये वो पल था जब खेल के नियम पूरी तरह बदल गए। बिल्कुल, ये वो पल था जब भारत में ब्रिटिश राज की नींव के नियम सच में रखे गए। और इसी मुगल वंश के एक और बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को लंदन भेजा था। उन्हें राजा की उपाधि भी दी। इसके पीछे क्या कहानी थी? ये बड़ी दिलचस्प कहानी है। अकबर द्वितीय मतलब नाम के ही बादशाह रह गए थे। वो अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए अंग्रेजों से बात करना चाहते थे। अच्छा, तो उन्होंने राम मोहन रॉय को अपना दूत बनाकर भेजा। राम मोहन रॉय एक समाज सुधारक थे, भारतीय पुनर्जागरण के जनक। उन्होंने 1829 में सती प्रथा जैसी कुरीतियों के खिलाफ नियम बनवाए और 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। तो एक तरफ एक कमजोर होता साम्राज्य था, हाँ। और दूसरी तरफ एक नए भारत के नियमों की नींव रखने वाला एक सुधारक। बिल्कुल सही है। और भारत में यूरोपीय कंपनियों के आने का भी एक क्रम था, एक तरह का नियम कि कौन पहले आया। सबसे पहले कौन थे? सबसे पहले 1498 में पुर्तगाली आए। उनकी कंपनी का नाम था एस्तादो द इंडिया। उनके बाद 1600 में ब्रिटिश, 1602 में डच और 1664 में फ्रांसीसी आए। लेकिन पुर्तगालियों ने भारत पर अपनी पकड़ सबसे लंबे समय तक बनाई रखी। अच्छा जी। उनके दूसरे गवर्नर अल्ब्यूकर्क को भारत में पुर्तगाली शक्ति का असली संस्थापक माना जाता है। पहले गवर्नर अल्मीडा की ब्लू वाटर पॉलिसी सिर्फ समुद्र पर राज करने की थी, लेकिन अल्ब्यूकर्क ने जमीन पर कब्जा किया। मतलब उसने नियम बदल दिए। हाँ, उसने 1510 में गोवा जीता और पुर्तगाली 1961 में सबसे आखिर में गोवा छोड़कर गए। इतिहास के इन बदलते नियमों से अब हम उन नियमों पर आते हैं जो कभी नहीं बदलते, विज्ञान और ब्रह्मांड के नियम। चलिए। हमारे नोट्स में ब्लैक होल का जिक्र है, और एस चंद्रशेखर का भी। उन्होंने ऐसा क्या खोजा था? उन्होंने ब्रह्मांड का एक मौलिक नियम खोजा था। उन्होंने बताया कि हर तारे का एक भविष्य होता है, लेकिन वो भविष्य उसके वजन पर निर्भर करता है। उन्होंने एक सीमा तय की, जिसे चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। यह सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुना है। अगर किसी तारे का वजन इस सीमा से कम है तो वो शांति से एक सफेद बौना तारा बनकर खत्म हो जाएगा, और अगर ज्यादा है तो वो एक ब्लैक होल बन जाएगा। ये एक ऐसा नियम है जिसे कोई तारा तोड़ नहीं सकता। कमाल है। और ऐसा ही एक और दिलचस्प तथ्य है हीलियम की खोज के बारे में। कहते हैं ये पृथ्वी से पहले सूर्य पर खोजी गई थी। हाँ, ये विज्ञान के नियमों की खूबसूरती है। 1868 में सूर्य ग्रहण के दौरान वैज्ञानिकों ने सूर्य के क्रोमोस्फीयर यानी उसकी बाहरी परत की रोशनी का विश्लेषण किया। अच्छा। और एक ऐसी स्पेक्ट्रम लाइन देखी जो किसी ज्ञात तत्व से मेल नहीं खाती थी। उन्होंने अनुमान लगाया कि ये एक नया तत्व है। इसका नाम ग्रीक शब्द हीलियोस यानी सूर्य के नाम पर हीलियम रखा गया। वाह, मतलब हमने 15 करोड़ किलोमीटर दूर एक तत्व की खोज कर ली, इससे पहले कि हमें पता चलता कि वो हमारे पैरों के नीचे भी मौजूद है। बिल्कुल। ब्रह्मांड के इन बड़े नियमों से लेकर हमारे शरीर के अंदर चलने वाले नियमों तक जीव विज्ञान में वर्गीकरण का एक पदानुक्रम है। संघ, वर्ग, गण, कुल। ये क्रम क्या दिखाता है? ये जीवन को व्यवस्थित करने का एक नियम है। ये दिखाता है कि कैसे सभी जीव एक दूसरे से जुड़े हैं, एक बड़े परिवार के पेड़ की तरह। हाँ बिल्कुल। सबसे ऊपर संघ है, जो एक बहुत बड़ा समूह है, जैसे सभी रीढ़ की हड्डी वाले जानवर। और जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, वर्ग, गण, कुल, वंश, समूह छोटे और ज्यादा विशिष्ट होते जाते हैं, जब तक कि हम एक अकेली प्रजाति तक नहीं पहुंचाते। और हमारी शरीर का पाचन तंत्र भी तो ऐसे ही एक नियम पर चलता है, भोजन का मुंह में जाने से लेकर ऊर्जा बनने तक का सफर। बिल्कुल। इसका एक तय क्रम है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। पहला कदम अंतर्ग्रहण यानी खाना, दूसरा पाचन, जहां एंजाइम भोजन को तोड़ते हैं, फिर अवशोषण। सही। तीसरा अवशोषण, जहां पोषक तत्व खून में जाते हैं, और चौथा उत्सर्जन, जहां बचा हुआ अपशिष्ट बाहर निकल जाता है। ये एक जैविक असेंबली लाइन है जिसके हर चरण के अपने नियम हैं। और अब इस चर्चा के आखिरी पड़ाव पर आते हैं,
अर्थव्यवस्था के नियम। ये नियम विज्ञान की तरह अटल तो नहीं, पर हमारे रोजमर्रा के जीवन पर गहरा असर डालते हैं। जैसे किसी भी सामान पर लिखा MRP, इसका क्या मतलब है? MRP का मतलब है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी अधिकतम खुदरा मूल्य। ये सरकार द्वारा बनाया गया एक नियम है जो ग्राहक को बचाता है। अच्छा। कोई भी दुकानदार आपको उस कीमत से ज्यादा पर सामान नहीं बेच सकता। इसका संबंध 1969 के MRTP एक्ट से भी है, जिसका मकसद बाजार में कुछ कंपनियों के एकाधिकार और गलत व्यापारिक नियमों को रोकना था। और एक और बड़ा आर्थिक नियम जो हाल ही में आया, वो है GST। इसे अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। ये है क्या? GST यानी वस्तु एवं सेवा कर, भारत की टैक्स प्रणाली में एक राष्ट्र एक कर के नियम को लागू करने की कोशिश है। पहले हर राज्य के अलग अलग टैक्स होते थे, जिससे बहुत भ्रम होता था। GST ने इन सबको एक कर में मिला दिया। ये एक अप्रत्यक्ष कर है, मतलब ये सीधे आपकी आय पर नहीं लगता, बल्कि आप जो सामान या सेवा खरीदते हैं उसकी कीमत में शामिल होता है। और इसे लागू कब किया गया था? इसे 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। क्या ये मॉडल भारत ने खुद बनाया है या कहीं और से लिया है? हमने कनाडा का डुअल GST मॉडल अपनाया है, जहां केंद्र और राज्य दोनों टैक्स लगाते हैं। वैसे GST लागू करने वाला पहला देश 1954 में फ्रांस था। अच्छा, फ्रांस? जी, और भारत ऐसा करने वाला 161वां देश बना। इससे जुड़े सारे नियम और दरें तय करने का काम GST परिषद करती है, जिसका मुख्यालय दिल्ली में है। तो हमने कला के अलिखित नियमों से लेकर अर्थव्यवस्था के लिखे हुए कानूनों तक एक लंबा सफर तय किया। और जो बात आकर्षक है वो ये है कि ये सभी नियम, चाहे वो नृत्य के हों, खेल के, संसद के या ब्रह्मांड के, एक ही काम करते हैं। वे अराजकता को व्यवस्था में बदलते हैं। वे हमें एक ढांचा देते हैं जिसके भीतर हम काम कर सकते हैं, बना सकते हैं और एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। हर जानकारी, चाहे वो वॉलीबॉल के नेट की ऊंचाई हो या GST का मॉडल, हमें यही बताती है कि हमारी दुनिया इन नियमों के ताने बाने से ही बुनी हुई है। आज की इस चर्चा ने एक सवाल सोचने पर मजबूर कर दिया है। हमने पाचन तंत्र के नियमों की बात की, कैसे हमारा शरीर भोजन को ऊर्जा में बदलता है, यह सोचना आश्चर्यजनक है। तो इस पर विचार करने के लिए एक सवाल ये है, हमारा शरीर प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट जैसी कई चीज़ों को पचाता है, लेकिन वो सबसे जटिल पदार्थ कौन सा हो सकता है जिसे हमारा शरीर तोड़ता है और क्यों?